बहुत घिस तिर के सर, एक बकरी बेच के कहाँ से चला पाएंगे सर? बाल बच्चा चलाए कि स्टाफ को दे कि चाय खर्चा दे कि पेट्रोल खर्चा दे, बहुत ही समस्या आ गया भैया। गैरेज वाला ही काम करना पड़ रहा है उनको, गैरेज में, टायर दुकान में, लेमन दुकान में। सरकार की तरफ से कोई मदद टाइप में नहीं है। तो सब हाँ कहते हैं कि हाँ सब मदद करेंगे, सब हेल्प करेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद फिर कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आता है। जितने भी पार्षद वार्षद रहते हैं कोई भी नहीं आते हैं आगे। स्कॉलरशिप हर महीने मिले ताकि हम लोग आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। जिस मजहब की पहली आयत जो उतरी है कुरान की, वही है पढ़ो, इकरा। मैंने बहुत बार सुना है तकरीरों में कि मुसलमान कुरान के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए उनकी ये हालत है। मैं कहता हूं उन्हें बताएं कि पहली आयत से ही वो भटक गए। सच्चर कमेटी तो एक तरफ राज्य सरकारों के पास में अल्पसंख्यकों के लिए, खास करके मुस्लिम समाज के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उसे आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम किसी समस्या को समाप्त करने, उसके जड़ तक जाकर उसे दूर करने का हल नहीं ढूंढेंगे तो समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेगी। ये समस्या है अल्पसंख्यक वर्ग यानी एक समुदाय विशेष यानी कि मुसलमानों के साथ जातीय भेदभाव और उससे पहले इस देश में, इस समाज में उनके अधिकार पूर्वक जिंदगी के जीने की। राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के हक से संबंधित संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों के हकों को सुरक्षा प्रदान करना और बढ़ावा देना उन देशों की राजनीतिक व सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है जिसमें वह रहते हैं। किसी भी देश की अल्पसंख्यकों की उम्मीदों पर खरा उतरना और उनके हकों को सुनिश्चित करना सभी व्यक्तियों की समानता और सम्मान को स्वीकृत करने के बराबर है और सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देता है। सभी विकसित देश और अधिकतम विकासशील देश अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने पर पर्याप्त जोर देते हैं। इसलिए किसी भी देश में, देश की कार्यप्रणाली में अल्पसंख्यकों को यह विश्वास और श्रद्धा हो न कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उस देश के न्यायप्रिय कहलाने की असली परीक्षा है। हमारे भारत ने इस तरह की अपनी परीक्षा लेने की पहली हिम्मत साल 2005 में दिखाई जब देश में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार थी। दिनांक 9 मार्च 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने भारत में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जिसे हम सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं। दिनांक 17 नवंबर 2006 इस समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया और 30 नवंबर 2006 को यह रिपोर्ट पहली दफा संसद में पेश हुई। सच्चर समिति की रिपोर्ट आने पर देश ने पहली दफा यह जाना कि देश में रह रहे सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी यानी मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अनुसूचित जाति तथा जनजाति यानी हमारे यहाँ रह रहे आदिवासियों से भी, जो हजारों वर्षों तक वर्ण व्यवस्था का दंश झेल रहे हैं, उनसे भी काफी नीचे है। देश में मुस्लिम आबादी 13.4% है, परंतु सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल एक्सपेंडिचर का यह मात्र 7 से 8% ही खपत करने की क्षमता रखते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ने या ड्रॉप आउट की दर सबसे अधिक मुसलमानों की है। शहरी आबादी केवल 7% तथा ग्रामीण आबादी केवल 5% ही उच्च शिक्षा में दाखिला लेते हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुसलमानों के मर्द बच्चों के ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक हैं। सरकारी नौकरियों में कुल चाहे वह ब्यूरोक्रेसी हो या अन्य, इनकी भागीदारी 4% से भी कम है। कुल 2.5% ही यह ब्यूरोक्रेसी में है। अब चाहे पुलिस की नौकरी ले लें, शिक्षक अथवा अन्य, सभी जगह पर इनकी कमोबेश यही स्थिति है।
अब बात करें यदि बैंक लोन की, तो भारत में ज्यादातर बैंकों ने मुस्लिम आबादी इलाकों को रेड जोन में तब्दील कर रखा है। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, पर वर्तमान में सबसे कम लोन लेने की दर मुस्लिम आबादी की है। कुल मिलाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कम संख्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों की है। आपको यह बता दें कि सच्चर कमेटी ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा केरल जैसे राज्य यानी कि 13 राज्यों में सर्वे के लिए पहुंची थी। हम आपको यहां बता दें कि सच्चर कमेटी छत्तीसगढ़ और हमारे पड़ोसी प्रांत झारखंड में नहीं जा पाई थी। इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना जरूरी है कि मुसलमानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी वही है जो बाकी अन्य प्रदेशों के रिपोर्ट में है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट को पेश हुए आज 14 साल पूरे हो गए हैं। यूं तो इस पर बहुत राजनीति हुई, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर विभिन्न पार्टियों पर आरोप भी लगे, परंतु आज हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा क्यों कर रहे हैं आपको ये बता दूं, उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों की आबादी मात्र 2.2% है। तो हमने यह जानना चाहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के 14 साल के बाद छत्तीसगढ़ में इस समुदाय की क्या स्थिति है, क्योंकि सच्चर कमेटी की 76 सिफारिशें थीं, जिनमें से 72 को मान लेने का पूर्व की सरकारों ने दावा किया है। तो हमने सोचा कि अवश्य ही प्रदेश में जहां इतनी कम मुस्लिम आबादी है, वहां निश्चित तौर पर हालात बहुत अच्छे होंगे। तो असल में क्या हालात हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में दबाकर शेयर करें। और 4 बच्चे और एक इतना छोटा कमरा में रहते हैं। अब बात तो मुस्लिम कार्ड खेलकर सत्ता में आए पॉलिटिशियन उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके कारण वो सत्ता में आते हैं और एक ओहदेदार पद पर बैठते हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम युवा हैं जो लगातार इस कम्युनिटी के लिए प्रयास करते रहे कि कैसे उनका उत्थान हो, कैसे उनकी पढ़ाई आगे जो है जारी रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, आर्थिक स्थिति ख़राब है, उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके पास एक बेहतर रोज़गार हो, वो बेहतर कुछ काम कर पाए जिसके एवज में उसको कुछ आमदनी हो और घर चल सके। बीच में कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं, पढ़ाई उनकी छूट जाती है। कुछ युवा हैं हमारे साथ अंबिकापुर के, हम उनसे बात करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मिर्ज़ा इश्तियाक अहमद। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल बीच में ही छोड़ जाते हैं, एजुकेशन उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वजह क्या मानते हैं? ऐसी संख्या अगर आंकड़े में बात करें तो कितने होंगे आपके शहर की बात अगर करें तो? शहर की बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो जैसे प्राइमरी स्तर का जो होता है, लगभग 10 से 20% बच्चे तो प्राइमरी स्तर पे ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसके बाद जब वो मिडिल तक आते हैं तो आप मान के चलिए 70 से 75% तक बच्चे मिडिल स्कूल तक पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उसके बाद के जो होते हैं आर्थिक स्थिति इसका सबसे मुख्य कारण है। उसके बाद फिर बाकी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे मेन जो वजह है जो बाकी भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि हमसे पहले भी कुछ लोग पढ़े हैं, कहीं उनको जॉब नहीं मिला है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको जॉब मिलना है। एक मतलब एक धारणा बन चुकी है समाज में कि नहीं, इस समाज को तो खैर नौकरी मिलना ही नहीं, नौकरी नहीं मिलना है तो पढ़ के करेंगे क्या और घर चलेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ों को वो सोचते हैं और कई बार फिर बच्चे जो होते हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं, किसी गैरेज में किसी छोटी मोटी कामों में वो लग जाते हैं और घर का भरण पोषण करते हैं। ये सामने वाले को देखते हैं कि जब वो इतना आगे नहीं पढ़ पाए, पढ़ के कुछ नहीं कर पाए जॉब वगैरह, तो हम लोग को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कहाँ मिल पाएगा सर, ये सब सोचते हैं, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं, मेरे मोहल्ले में तो अभी तक गर्ल्स में कोई ऐसी नहीं है जो जॉब कर रही है। हम लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, जिससे परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही स्टॉप कर दो, आगे हम लोग नहीं पढ़ा सकते, छोड़ना पड़ता है। इसलिए छोड़ना पड़ता है। मैं बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट हूँ, पीजी कॉलेज से की हूँ और हम लोग 3 बहन और एक भाई हैं और मम्मी पापा हैं। पापा मैकेनिक हैं, उससे मतलब थोड़ा बहुत काम हम लोग का चल जाता है,
लेकिन ये कि पढ़ाई में उतना खर्च नहीं कर पाते पापा हम लोग के। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें अपने पेरेंट्स लोगों के लिए। सब घर ही में बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं और अल्पसंख्यक वाला भी फॉर्म हम लोग के लिए भराता है पर पैसा नहीं आ पाता है। तो गुजारा कैसे चलता है, क्या क्या काम करते हैं? सिलाई करते हैं हम लोग के घर में, सिर्फ एक अम्मी और बुआ सिर्फ करते हैं सिलाई, बस उससे चल जाता है। उससे चल जाता है कैसा भी। कोई पंचर, कोई सिलाई, कोई किराना दुकान हुआ, इस टाइप का काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं सर। पार्षद लोग भी पहले बोलते हैं कि करेंगे, वोट मिलने के बाद वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल जो स्थिति बन रही है, जितनी लड़कियां अभी बात कर रही हैं, सबका एजुकेशन काफ़ी बढ़िया है और पढ़ाई करने पर उनकी मनोस्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। इस बात को लेकर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं कि उनको रोज़गार मिलेगा। तो ऐसे मामलों को लेकर आप लोगों ने कभी कोई प्रयास किया क्या, सरकार के सामने ये बात रखी? जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे मोहल्ले से हैं या मतलब उस स्तर पे हैं, बात उन तक पहुंचाई गई है। हम लोग कई सारे ग्रुप बना करके, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में भी कई ग्रुप हमने बनाया जहां से हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को, ख़ास तौर पे ये जो आसपास के बच्चे हैं, इनको मतलब कुछ रोज़गार मिले या स्वरोजगार का कुछ साधन उनको उपलब्ध कराया जाए जनप्रतिनिधियों की तरफ से। हमने कोशिश किया है और हम ये मतलब लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ेगा कि कोई विशेष उनके तरफ से समर्थन या सहयोग नहीं मिला है। नौकरी तो है नहीं कहीं जी, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे कौन से जॉब होते हैं, कौन सा ऐसा काम होता है जहाँ पर ये लोग काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं? ज़्यादातर गाड़ी लाइन में जाते हैं छोटे बच्चे, गाड़ी, बाइक, टायर वगैरह होटल में, या फिर किराना दुकान में, या फिर यही जो है से कुछ घर साफ सफाई वगैरह औरतें बच्चे लोग करने लगते हैं, और बड़े लोग जो है से दुकानों की सफाई वगैरह करने लगते हैं। सरकार के साइड से तो अभी तक हम लोग नहीं देखे कोई ऐसा मदद मिला हो। और जैसे एनजीओ की बात करें तो कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो नौकरी के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे क्या हो गया, शादी ब्याह हो गया तो उसमें कुछ सपोर्टिंग काम कर देते हैं, जैसे शादी कराना या कुछ चीज़ दे देना, छोटी मोटी चीज़ें। और हम लोग जैसे हमारे जो हम लोग 10-12 लोग का ग्रुप है जो मिल के छोटे छोटे काम, हमारे पास भी ऐसा कुछ है नहीं कि हम बहुत बड़े स्तर में उनको सेवा प्रदान कर सकें, लेकिन हम हर जगह पे उनके लिए सोचते हैं कि इनको रोज़गार का अवसर मिले। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिनको हम जिता के आगे भेजे हैं, जो हर बार आते हैं, वादा करते हैं कि एक अच्छा नौकरी, साफ़ सफाई, मोहल्ला अच्छा, ये देख लीजिए आप इधर कितना गंदा पड़ा हुआ है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग एक बार नहीं कई बार जाके बोले हैं। लगभग सिर्फ शिक्षा और रोज़गार के वजह उस पर नहीं बात करते, हम सारे चीज़ों पे बात करते हैं कि भैया हमारा तालाब ओपन है पूरा, बरसात के दिन पे तालाब पूरा फुल हो जाता है। लगभग ये मैं बता दूं आपको, अगर मैं गिनती गिनूँ तो 30 से 40 बच्चे इसमें मर चुके हैं। और हमेशा से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि इसको आप बाउंड्री वाल कर दीजिए, तो घेरावा कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए इस पर। निगम से हमेशा हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि 40 लाख का आया हुआ है टेंडर, 20 लाख का आया हुआ है, 50 लाख का, कुछ ही काम नहीं होता, कुछ भी नहीं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो ये सब जो 12 साल, 15 साल, 16 साल, वो गैरेज पे काम करते हैं, जिनको सप्ताह में 50 रुपये मिलता है, जो आके अपने माँ बाप को कुछ सपोर्ट करते हैं कि हम तो पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिलेगा नहीं क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये धारणा बना हुआ है। तो हम जाके कुछ काम करेंगे जिससे हमारे जो माँ बाप है उनको कुछ पैसा दे दे, तो हमारा जीविका और हमको जीने का एक मतलब वो हो जाएगा, दाल चावल रोटी का कुछ सहारा मिल जाए। तो सभी लोगों के मन में ये बसा हुआ है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि का वोट बैंकिंग है, हमारे लिए कोई काम नहीं करता, कोई एक रुपये का काम नहीं करता है। जीतने के बाद कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी हो, एनी अदर कोई भी प्रत्याशी हो, वो दोबारा तक आते नहीं। अभी मैं बात करूं अगर बाबा साहब की जो यहाँ से जीत के गए हैं, जो ये कांग्रेस का गढ़ है, वो जीतने के बाद एक बार आए भी नहीं है धन्यवाद देने के लिए, ठीक है, कि एक बार जाए। और अगर आप वो निकाल के देख लीजिए तो एक भी वोट यहाँ से किसी दूसरे पक्ष पे नहीं गया होगा, क्योंकि वो जीत के आएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप कैमरा घुमा लीजिए, कुछ भी नहीं हुआ है। तालाब वैसी है, मोहल्ला वैसी है, लोग वैसी है, सब गरीबी में जी रहे हैं, सब कूड़ा कचरा में जी रहे हैं, ना साफ सफाई है, ना पानी का है, ना जीने का है, ना कोई काम, कुछ भी काम नहीं। आदमी हताश है और चुपचाप बैठा हुआ है, कहीं से कुछ नहीं मिलता। तो मूलभूत सुविधाओं की कमी तो बिल्कुल है ही, पर इस तंग गलियों में, छोटे मकानों में जिस तरह से लोग रह रहे हैं,
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे मकान हैं जहाँ पर लोग 9, 10, 12 की संख्या में लोग रह रहे हैं। मकानों की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है उनकी, गिर चुके हैं। लोग प्लास्टिक लगाकर किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनके मकानों के लिए क्या कभी वार्ड पार्षद या किसी तरह से किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या? जितना लोग इच्छुक थे, जागरूक थे, अपना काम कागज आगे बढ़ाए तो उनको सुविधा मिला है। तो उसको देखते हुए एक तरह से ठीक है, लेकिन एक है कि सबके साथ मतलब सबका होना चाहिए विकास। एक आदमी के, 2 आदमी के विकास से सबका विकास नहीं हो जाता है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा है। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। ये जो हालात आज देखने को मिल रहा है, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कब से ये स्थिति है? क्या इसमें कभी कोई बदलाव नज़र आया? 35 साल से हम हैं यहाँ पर, कोई बदलाव नहीं। देखिए खपड़ा का मकान दिख रहा है, गरीब आदमी, वो खपड़ा का मकान दिख रहा है। वो देखिए हमारा घर 35 साल से पहले का है, खपड़े का मकान आते थे हम लोग। मजदूरी वही जो बताए कि गाड़ी लाइन है, पेंटिंग लाइन है, सब बच्चे का जीते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम करते थे, छोड़ दी, सिलाई करते थे, छोड़ दी। 10वीं 12वीं 8वीं 10वीं किए, वही काम में लग जाओ, कुछ कमाओ तब न चलेगा पेट। सरकार अगर चावल दे देता है तो चावल से कुछ नहीं होता है। इतना ज़बरदस्त महंगाई है कि सब्जी किने जाइए तो 1 किलो 40 रुपये लग जाता है। तो कहाँ से आदमी को चलेगा? और कहीं किसी का न काम करो तो सुबह 9 बजे से 10 बजे रात तक गुलामी करते रहो, वही 200 रुपया रोज थमा देगा, हो जाएगा। यही है प्रॉब्लम। और इलेक्शन के टाइम आता है, दौड़ा दौड़ी हम लोग के पार्षद हैं, जो पार्षद हैं कोई मतलब, दौड़ते रहिए कोई मतलब नहीं। लेडीज़ पायलट जो पार्षद हुए अपना घर मतलब हमेशा से चले जाते रहे। हाँ, इलेक्शन का टाइम है तो भैया दिन भर शाम तक रात तक कोई भी पार्टी हो, ये नहीं कि खाली कांग्रेस ने, कोई भी पार्टी हो, बस हो गया खिस्सा खत्म। आर्थिक स्थिति जो है, मतलब लोग क्या है कि एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ रहे हैं। फिर वो क्या है कि असामाजिक कार्य करते हैं, किसी तरीके से वो पैसे जमा करते हैं और हर शाम और सवेरे का जो उनका एक खुराक होता है नशे का, और उनको आसानी से उपलब्ध भी कराया जा रहा है, आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। और यहाँ पर युवा पीढ़ी इस इलाके में जो है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लगभग उसका 45 से 50% जो है, 45 से 50% युवा पीढ़ी जो यहाँ पर है वो नशे की गिरफ्त में है। वो नशा मेडिकल का नशा है, यहाँ तक कि गांजे का नशा है, इसके अलावा जो भी मतलब नशे हो सकते हैं, घटिया से घटिया तक का सारा उपलब्ध है, सुविधा पूर्वक उपलब्ध है यहाँ पे। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से अपेक्षा सीधा यही है कि इस कम्युनिटी के लिए स्पेशली, जो कि आप देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, सबसे पहला चीज़ तो कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिनसे कि भाई इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार बोल रही है, लेकिन उस निःशुल्क में क्या होता है कि अगर रोजगार या स्वरोजगार का अवसर नहीं है घर परिवार को, तो फिर वो बच्चे को वहाँ पढ़ने नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको भी पैसे की ज़रूरत है घरों में। तो अब वो क्या चाहते हैं कि ठीक है, उनके घर में एक स्वरोजगार का कोई अवसर हो, पैसा मिलता रहे, जिससे क्या होगा कि आप बच्चों को फिर स्कूल तक भेज पाएंगे। अब इस मोहल्ले में ही एक स्कूल है जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि मदरसा को आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा। मदरसों को आधुनिक शिक्षा के तहत उन्होंने क्या किया, अनुदान देना प्रारंभ किया था, और वो चलता रहा, अनवरत चलता रहा, अच्छा भी रहा, स्थिति भी सही रही, एजुकेशन भी अच्छा आ रहा था, बच्चे भी बहुत अच्छे वहाँ से पढ़ के निकले। फिर स्थिति क्या आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि मैं मदरसे में एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। एक उम्मीद जगी कि शायद अब उससे भी कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि 5 से 6 साल हो चुके हैं, अनुदान नहीं आया और बिना अनुदान के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कई मदरसे ऐसा मैं जान रहा हूँ जो आधुनिक शिक्षा देते थे, वहाँ पर अब शिक्षकों की कमी है, क्योंकि फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, कब तक पढ़ाएगा। तो अब ये जो एक स्तर था कि जैसे लोगों के दिमाग में था ठीक है चलो अपने आसपास में घर मोहल्ले में कोई एक स्कूल है, यहीं भेज देते हैं, पढ़ लेंगे, तो जो एक मदद वहाँ मिलती थी गवर्नमेंट से, वो भी खत्म हो गई है। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर मुस्लिम बस्तियों में हालात वही है जो कमेटी की रिपोर्ट में है। जब विभिन्न इलाकों में जाकर हमने यह जानना चाहा कि मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति किस तरह की है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही पाया कि 14 वर्ष पूर्ण होने पर स्टूडेंट के हालात जस के तस हैं। मुस्लिम बच्चों में ड्रॉप आउट की दर आज भी बहुत ज्यादा है, योजनाएं बहुत ही कम मिल पाई हैं, या तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो लाभ से वंचित हैं। जब हमने छत्तीसगढ़ के मुसलमानों के बीच जाकर ये जानने का प्रयास किया कि
बड़ा समुदाय, एक बड़ा तबका किस तरह के रोजगार पर निर्भर है, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही यहाँ भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है। हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी शिक्षा से दूर है। मुस्लिम मर्द बच्चे कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देते हैं और गैरेज, सिलाई दुकानों और बिरयानी जैसे छोटे छोटे काउंटर खोलकर अपने छोटे व्यवसाय में लग जाते हैं। इधर जिन मुस्लिम बच्चियों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो उन्हें नौकरी की तलाश है। जहां तक मुसलमानों की आर्थिक स्थिति की बात है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की एक बड़ी आबादी स्वरोजगार से संचालित है, यानी कि 3% से कम लोग ही सरकार पर रोजगार के लिए निर्भर हैं। इसे हम एक तरह से सरकार की नाकामी के तौर पर देखते हैं, परंतु जो नेता नफरत भरे भाषण देते हैं और देश में मुसलमानों को एक समस्या के रूप में पेश करते हैं, उन्हें हम इस रिपोर्ट के माध्यम से बता दें कि देश के मुसलमान देश की जीडीपी में स्वयं के पैर में खड़े होकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ना कि सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। यानी अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद हमें यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरकार पर भूत की तरह नहीं लटकी हुई है, बजाय इसके कि वह स्वयं संघर्ष करके अपनी रोजी रोटी चला रही है। बावजूद नेता केवल इनसे वोट लेने और बदले में लुभावने भाषण देने तक में सीमित हैं। मोहम्मद इम्तियाज मंसूरी। ये मूल व्यवसाय आपका क्या है? गैरेज का काम का, रिपेयरिंग का। कब से काम कर रहे हैं? ये करीब 15-20 साल से कर रहा हूँ। आपके साथ में अंडर में कितने ऐसे कर्मचारी हैं? कर्मचारी वही 8 के आसपास हैं, 8-9 के आसपास। ज़्यादातर वही कोई गैरेज मैकेनिक हो गया या कोई जैसे इधर होटल वगैरह में, ये सब में उन लोग क्या है जाति निवास वगैरह नहीं बन पाता है। नौकरी का संभव सोचते हैं कि नहीं होना नहीं है इधर, मतलब 10वीं 12वीं पढ़े उसके बाद अपना कुछ व्यवसाय में लग जाता है, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट कब से ये काम आप कर रहे हैं? लगभग 15 साल की उम्र से। तो फैमिली में मेंबर कितने हैं? कैसे चलता है घर? वही मेरे पिताजी हैं जो बैठे थे। अच्छा, तो ये जो काम है इससे संतुष्ट हैं आप? इस काम से संतुष्ट पहले से बहुत बढ़िया था। पहले काम चमड़ा मिल जाता था, लगभग 10 बकरा काटते थे, 1500 चमड़ा का मिल जाता था। आजकल चमड़ा का 1 रुपया नहीं मिलना है। और फिर भी आदमी कैसे चला रहा था, 6 साल के आदमी चलबे करेगा, दूसरा काम जानते नहीं है, दूसरा काम करें, इसलिए ही काम कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम बस्ती गली मोहल्लों में जाकर हम अपने सर्वे में ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जो कि पिछड़ी है, खुद को जातिगत रूप से जनरल मानती है। वह ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जाति प्रमाण पत्र बनने में एक बड़ी समस्या है। उसका कारण यह है कि चूंकि इस्लाम धर्म में जातिवाद के लिए कोई जगह है ही नहीं और मुसलमान अपनी पहचान एक सच्चे अल्लाह के बंदे के रूप में कराना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि किसी वर्ण अथवा जाति के। गैर जागरूकता के कारण मुसलमानों के पूर्व के दस्तावेजों में बहुतायात में जाति वाली जगह मुस्लिम, मोमिन या मुसलमान दर्ज है, जिससे इनकी जाति प्रमाण पत्र बनने में समस्या आती है। पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्राएं स्कॉलरशिप से महरूम रह जाती हैं। उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें परीक्षाओं की फीस में छूट नहीं मिल पाती, या यूं समझिए कि सब कुछ जो किसी ओबीसी को मिलना चाहिए इन्हें नहीं मिल पाता। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भूपेश सरकार को कोई ऐसा अध्यादेश नहीं लाना चाहिए जो इस समस्या का समाधान कर सके और वास्तविक पिछड़ी जातियों को प्रमाण पत्र आसानी से जारी किया जा सके। प्रश्न उन तथाकथित मुस्लिम नेताओं से भी है जो सत्ता के गलियारों तक पहुंच तो मुस्लिम वोट से जाते हैं, परंतु उनके हक और हुकूक की कोई भी आवाज उनके पार्टी के बड़े नेताओं या अपने आकाओं को खुश करने से ज्यादा आगे नहीं जा पाती। क्या उन्हें ऐसी स्थिति देखकर आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? क्या पुरजोर तरीके से उन्हें अपने आवाम के हक में आवाज नहीं उठाना चाहिए? रोज मरने वाले हैं हम लोग मजदूर, जो यहाँ पास आते हैं, दिन में जो भी मिल गया काम करके चले जाते हैं। अगर दैनिक मजदूरी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरे दिन देते हैं। जो भी मजदूरी मिलना था, अगर हमसे 2000 का काम है 1800 में भी लोग करा रहे हैं तो हमको करना पड़ा। लोग एक घर में 4 परिवार रहते हैं, 2 मियाँ भी 3 बच्चे, 2 मियाँ भी 3 बच्चे, 4 बच्चे, ऐसे ही शादी ब्याह सब इसी में होता है।
और ज़्यादा उन लोगों को मतलब तकलीफ इसी बात से है। बाकी हम लोग को सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। जो स्थानीय नेता हैं उनसे क्या आश्वासन मिलते रहे हैं आपको? गए थे उन लोग के पास, वो कहते बस बना देंगे, अभी तुम लोग काम बस चल रहा है, हो रहा है, होगा। 60 साल से रह रहे हैं, मकान नहीं बन पाया? मकान नहीं बना। क्यों नहीं बन पाया? नहीं बना रहा है, कहीं जाके जा रहा है, कलेक्टर के पास जा रहा है, नगर निगम के पास जा रहा है, पार्षद का पास जा रहा है, खाली देते का भी बनेगा। तो चुनाव के समय जब वोट मांगने आते हैं तो बस ये दिलासा देते का बनेगा तुम लोग का घर, वोट दियो अभी बनेगा घर तुम लोग को, ऐसे करके और कागज ला के दिखा के फिर नहीं बनाते हम लोग का घर। 12 पढ़ा है, 12-13 क्लास, और लड़की लोग भी 11-12 लड़की लोग भी पढ़े हैं, बच्चे लोग सब पढ़ा, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। जाति प्रमाण पत्र लाओ, ऐसे बात बोलते हैं। प्रमाण पत्र भी नहीं बना? नहीं, प्रमाण पत्र बना है, जाति नहीं बना, जाति प्रमाण पत्र। मुसलमान लोग का, मुसलमान तो मुसलमान ही है, तो जाति कहाँ से लाना? पीएम आवास आप लोग का आज तक नहीं बना? आज तक नहीं बन पाया, जबकि बाकायदा हो चुका है। इसलिए प्रयास क्या किया? प्रयास हमने किया, नगर पालिका से बात किया, शफी अहमद जी से बात किया, टीएस बाबा तक के हम लोग मतलब वहाँ तक भी गए थे। क्या बोला उन्होंने? कहा कि उन्होंने उसको फोन किया और हमारे बड़े भाई का बन गया, आप तो वहाँ ले एक बड़े भाई का बना है, इस लाइन में एक प्रधानमंत्री आवास बन चुका है। मतलब जिनका पॉलिटिकल अप्रोच था उनका बन गया। और बाकी जो गरीब हैं बीच में, उनका कहते हैं कि ईदगाह की बाउंड्री आपका खसरा उनसे मिल रहा है, आपका खसरा यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, जबकि पूरा हो चुका था। आए थे बनाने के लिए। अभी चुनाव में फिर आएंगे नेताजी? फिर आएंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए नेताजी, फिर आश्वासन देंगे कि बनेगा, मगर कुछ नहीं। शौचालय नहीं है घर बार में, पापा लोग काम कर रहे हैं, फेरे कर रहे हैं, पैसा भी कम मिलता है, वही घर बार चला रहे हैं उसी से। अब क्या कर सकते हैं, मकान भी नहीं बना हुआ है हमारा। और कैसे गुजारा होता है घर में? और कौन कौन लोग हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े हैं? कोई पढ़ा नहीं है घर में। मेरे भैया पढ़े 9-10 में पढ़े और फिर नहीं पढ़ा, वही काम करने के लिए, पैसे भी कम नहीं है ना। तो आप क्या बनना चाहती हो पढ़ाई करके? टीचर बनना चाहती हूँ, मास्टरनी। सरकार से क्या चाहती है? वो हमारे घर बार बना दे, शौचालय हमारे यहाँ शौचालय नहीं, शौचालय बन जाए, सुविधा नहीं, पढ़ने की सुविधा भी आ जाए। बहुत मुस्लिम समुदाय में सामान्य वर्ग में मुश्किल से 5% लोग रहते हैं, उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों की तादाद जो है 90% 95% है। और चूंकि उनका निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, और निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से उनको जो ओबीसी का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो उनके लिए एजुकेशन में भी प्रॉब्लम होता है, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती, और जब एजुकेशन नहीं होता तो शासकीय सेवा में भी नहीं आ पाते। जबकि 2008 में भी रंगनाथ मिश्र समिति ने, सच्चर समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था कि मुसलमानों के हित में बहुत सारे काम करने के लिए, लेकिन ये सब कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं, और मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर बनती चली गई। आज तक उनकी स्थिति जहाँ था वहीं पे है, सिर्फ वोट देने के काम आते हैं, एक बार 5 साल में आता है और वोट देते हैं और अपना काम हो जाता है, उसके बाद कोई उनका हाल पूछता है। छोटे छोटे कारोबार में लोग जो हैं अपना जीवन यापन करते रहते हैं, परेशानी का दौर उनका खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी की एक आयोग बनी थी, और उस आयोग में भी एक रिपोर्ट मुस्लिमों के संबंध में आई थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में 15% आरक्षण देने की बात कही गई थी, और उस 15% आरक्षण में 10% आरक्षण सिर्फ मुस्लिम समुदायों को देने की बात कही गई थी। इसी प्रकार 2013 में अमिताभ कुंडू जी की एक आयोग बनी। आयोग इसलिए बनाया गया कि जो सच्चर कमेटी बनी थी उसके क्रियान्वयन में कहां तक सरकार सफल रही है, या समुदाय का कोई विकास हो पाया है या नहीं हो पाया है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जी की रिपोर्ट में जो बातें आई, उसमें भी ये बातें आई कि अल्पसंख्यक समुदाय के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पूरे देश भर में जो इस्लामोफोबिया बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसका असर यह है कि बहुसंख्यक आबादी का एक बड़ा तबका मुसलमानों को नफरत की नजर से देखना शुरू कर दिया है।
नफरतों का आलम यहां तक बढ़ाया गया कि कोरोना काल में देश की मुख्य मीडिया कोविड-19 जैसे महामारी के लिए भी मुसलमानों के एक फिरके को जिम्मेदार ठहराने से बाज नहीं आई। पर खास बात यह है कि इसका असर हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में नहीं रहा है। हमारे प्रदेश की यह उपलब्धि रही है कि यहाँ पर धार्मिक नफरत या जातीय संघर्ष का इतिहास बहुत कम देखने को मिलता है। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ के लिए यह एक सुखद बात है। छत्तीसगढ़ में कोई भी बड़े दंगे या धार्मिक उन्माद की खबरें आपको सुनने या देखने को नहीं मिलेंगे। पिछले 15 सालों तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पर हमें लगता है कि उसमें भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार यह बात ताल ठोक के कह सकती है कि सरकार पर भले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और वह सारी बातें जो किसी सरकार के विरुद्ध होती हैं, परंतु कहीं पर भी उन्होंने धार्मिक उन्माद को पैर पसारने का मौका नहीं दिया। इसका बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो अमन और चैन प्रेमी है, इसलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज सच्चर कमेटी की बात करने का हमारा उद्देश्य यह है कि 15 सालों के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2018 में वापस आई है। सरकार को लगभग 2 वर्ष पूरे होने हैं, परंतु कांग्रेस के ही मनमोहन सिंह सरकार में गठित सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को चाहिए कि अपनी पार्टी की इच्छानुसार सच्चर समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने की पहल करें, और यह काम उनके लिए बहुत आसान भी है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत कम है और अच्छी बात यह है कि उसका एक तबका भले ही कम मात्रा में ही सही पढ़ा लिखा और संपन्न भी है। प्रदेश कैबिनेट में मोहम्मद अकबर जैसे कद्दावर नेता भी हैं, तो भूपेश सरकार को चाहिए कि पूरे देश में वह एक उदाहरण बताएं कि भले ही अन्य राज्यों में मुसलमानों की आबादी की तुलना में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब हो, लेकिन जब 5 साल का हिसाब उनसे जनता मांगेगी तो वह यह दावे के साथ कह सकेंगे कि भारत के संविधान में निहित अनेकता में एकता की तर्ज पर उनका छत्तीसगढ़ और अव्वल है। सुनिए अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलाम रिजवी इस मसले पर क्या कहते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से एक मुस्लिम युवा प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी जी को भी सुनिए और जानिए कि समाज की बेहतरी के लिए वे क्या सोचते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार को वे क्या नेक सलाह दे रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद लोगों को ये बात लगी थी कि अब अल्पसंख्यक वर्ग का भला हो सकता है। उन रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इन वर्गों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इनका कैसे उत्थान किया जाए, कैसे प्रगति की जाए, कैसे ये लोग समान विचारधारा के लोगों के साथ खड़े हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत लंबे समय तक लोग इंतजार करते रहे। हमारी भी कोशिश रहेगी भविष्य में कि इस दिशा में सरकार काम करे, और हम उन्हें भी आगाह करेंगे कि निश्चित रूप से आप इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जो है लागू करें। पहली बात तो ये है कि ये केंद्र सरकार की पहली जवाबदारी थी कि इसको पूरा करना था, लेकिन समय रहते नहीं हो पाया। और विश्वास है कि आने वाले समय में ये हो जाए, ताकि इन वर्गों का सीधे तौर पर लाभ हो सके, इनको सारी योजनाओं का भी लाभ मिले। और उस रिपोर्ट में जिस तरीके से लोगों की अल्पसंख्यक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई थी, उनका उत्थान और प्रगति की बातें कही थी, उसका लाभ मिल सके, कोशिश की जा रही है। क्योंकि सच्चर कमेटी तो एक तरफ राज्य सरकारों के पास में अल्पसंख्यकों के लिए, खास करके मुस्लिम समाज के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है जी, कोई योजना नहीं है जी। और जो भी योजनाएं 15 सूत्री कार्यक्रम जो है, वो जो केंद्र शासन की मनमोहन सिंह के टाइम जो बनी योजनाएं थी वही चल रही है, उसमें भी कटौती कर दी गई। क्योंकि केंद्र के शासन से अपेक्षाएं अल्पसंख्यकों के लिए, खास करके मुस्लिम समाज के लिए तो नगण्य है, लेकिन राज्य में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए और सच्चर कमेटियों की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोशिश की जाएगी और लागू होगी।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को 14 साल हो चुके हैं। इस 14 साल पर हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई है उसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों के, खासकर जो वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी बातों को आपने सुना। अब हमारे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अकील अहमद अंसारी जी। पेशे से प्रोफेसर हैं पर समाज सेवा का भी काम करते हैं। अकील जी, सबसे पहली बात तो ये है कि 14 साल हो गए सच्चर कमेटी की सिफारिश को, बातें बहुत हो गई। आपको क्या लगता है उपाय क्या है कि हालात मुस्लिमों के सुधरें, उत्थान हो उनका, कुछ बेहतर हो सके उनके लिए? देखिए, उपाय हम तब करेंगे जब हमें उनकी समस्या के कारणों का पता चले। मैं बहुत सारगर्भित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की कमी और मदरसों की जो शिक्षा है उसे ही मुसलमान एजुकेशन मानता है। ज़्यादातर मुसलमानों को जो शिक्षा देते हैं उनमें मौलवी, हाफिज, इनका आधुनिक शिक्षा या विज्ञान का शिक्षा नहीं हो पाता। और एक कारण मैं मानता हूं राजनीतिक जागरूकता की कमी। ये सब मूलभूत कारण है। अब इनका निराकरण कैसे किया जाए? तो निराकरण करने के लिए सबसे पहले हमको वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जो कारगर हों। आप एक सामान्य, एक आम मुसलमान को साधारण रूप से समझाएं, शायद बात असर उतनी नहीं करेगी। मैं समझाऊं, बात उतनी असर नहीं करेगी। लेकिन धर्मगुरु यदि समझाएं तो उनको ज्यादा बात असर करेगी। मैं आपके माध्यम से, मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें मदरसों का भी जिक्र था। बहुत मेहनत किया है आपने, आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि किसी ने इस तरह की बात उठाई। मैंने उसमें देखा तो मुझे जो समझ में आया कि इसमें, इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरी गुजारिश है कि अब वो कौम को बताएं कि जिस मजहब की पहली आयत जो उतरी है कुरान की, वही है पढ़ो, इकरा। मैंने बहुत बार सुना है तकरीरों में कि मुसलमान कुरान के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए उनकी ये हालत है। मैं कहता हूं उन्हें बताएं कि पहली आयत से ही वो भटक गए हैं। पहली आयत ही है इकरा, पढ़ो। कुरान की उन आयतों को बताएं, हदीस में बताएं, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम है, जिनमें कई जगह पे इस तरह की बातें आई हुई हैं कि जब सर्वे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप बताएं कि एक आलिम की, एक आबिद के ऊपर क्या फजीलत है। फजीलत का मतलब उसकी सुपीरियरिटी क्या है एक नॉलेजेबल पर्सन की जो अननॉलेजेबल है या नॉलेजेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसी मेरी एक आम आदमी के ऊपर फजीलत है। पूछा गया कि एक आलिम यानी जो नॉलेजेबल है उसकी कितनी बड़ी मर्तबा है जो नॉलेजेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे चौदहवीं का चांद सारे सितारों की रोशनी पे है, वैसे ही उसकी कहना चाहिए अजमत है। अब आप समझिए, उस कौम के लोग, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 43% लोगों ने कॉलेज का कैंपस तक ही नहीं देखा। इनकी ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 2.5% लोग हैं। कुल सरकारी नौकरियों में 4% से भी कम है। ज्यादातर लोग पढ़ाई में ड्रॉप कर देते हैं। तो हालात आज 14 साल के बाद भी वैसे सरकारें बहुत आई गई, लेकिन हालात नहीं सुधरे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार है, कम्युनिटी से, आपकी कम्युनिटी से तमाम बड़े नेता भी हैं, मुस्लिम लीडर हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आप सरकार से, क्या वो बेहतर कर सकती है? देखिए, एज फार एज मुस्लिम लीडर इज कंसर्न, मेरा अपना मानना है कि मुसलमानों का कोई नेतृत्व है ही नहीं है। मुसलमान को अपना नेतृत्व बनाना पड़ेगा। वो भाजपा के लीडर हो सकते हैं, वो कांग्रेस के लीडर हो सकते हैं, मुसलमानों के लीडर माफ कीजिएगा कोई नहीं है। क्योंकि यदि कांग्रेस और भाजपा के लीडर ना हो के मुसलमानों के लीडर होते तो वैसी का नाम बड़ा सामने आता है कि वो मुस्लिम लीडर हैं। देखिए, मुसलमानों का लीडर, मैंने आपको वही कहा कि मुसलमानों का लीडर वो होगा जो एक आम नागरिक बनाए, उनको मुख्य धारा से जोड़े। अगर आप योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री संवैधानिक इतने उच्च पद पे नहीं होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि वैसी भी एक मौलाना का ड्रेस पहन के संसद में अगर जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में आना चाहिए। तो आज हमें चाहिए जो समाज सुधारक हो, जो समाज सेवक हो,
जो खुद एक नेता हो और जिसका अपना दायित्व हो, केवल वोट लेना नहीं, ये भाजपा के या कांग्रेस के या सपा के नेता ना हो, वो काम करें, वो देखें, वो फील्ड में जाएं और लोगों की शिक्षा के लिए काम करें, वो समझाएं, वो मौलवियों से रिक्वेस्ट करें। इनकी प्रौढ़ शिक्षा मौलवियों की भी होनी चाहिए क्योंकि ये समाज को चलाते हैं। तो मेरा कहना है कि मुसलमानों का कोई लीडर नहीं, उन्हें अपना नेतृत्व खुद बनाना पड़ेगा और उन्हें गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा कि इतने सालों तक मैंने तुझे जिताया, तूने हमारे लिए क्या किया। अगर आज भी हालात उसी गरीबी, उसी मुफलिसी में उनके लिए कोई योजना नहीं है तो उन्हें अपने नेताओं को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया हो तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। और रह गई बात कि आप बातें आदर्श बहुत हो जाती हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कारण क्या है समझिए। एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड बताया। मैस्लो ने कहा कि सबसे पहले किसी इंसान की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान। जब उसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके स्वास्थ्य, भोजन, नींद की व्यवस्था होती है, उसके बाद आता है सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिल जाता है, उसके बाद वो परिवार, प्रेम और मानवता की बात करता है। और जब यह मिल जाता है तब वो समाज में सम्मान खोजता है, यानी चौथे नंबर पे लीडरशिप आती है और कहीं अंत में लक्ष्य। तो आप सोचेंगे मुसलमानों की एक बड़े तबके से कि वो लक्ष्य को समझें, वो एकजुट हों, एक समाज सेवा का काम करें, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं आह्वान करना चाहता हूं, मेरा आह्वान है कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो आगे आए और अपना नेतृत्व खुद तैयार करें। रह गई बात राजनीतिक चेतना की और सरकारें क्या कर सकती हैं, इस पर आता हूं मैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात आपने की। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर किसी प्रकार का धार्मिक कोई उन्माद नहीं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन मैं खुशी है मुझे कि कहीं पर भी धार्मिक उन्माद, कोई दंगे, ये सब सुनने को नहीं मिले। तो अभी वर्तमान की जो भूपेश बघेल की सरकार है वो चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो एक उदाहरण सेट कर सकते हैं पूरे देश में कि देखिए जो संवैधानिक ढांचा है, हमारे यहाँ भले 2% मुसलमान हैं लेकिन वो बिल्कुल एक बराबर, सभी के बराबर है। उनको मैं कुछ उपाय देना चाहूंगा आपके माध्यम से। जैसे मान लीजिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और आपके भी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा कि बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का गैरेज लाइन में है, काम करते हैं वो लोग, मोटर मैकेनिक है और इस तरह के स्वरोजगार के काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो अगर मोटर मैकेनिक है तो उनके लिए भी जो 5वीं स्तर के पढ़े हैं, 8वीं स्तर के पढ़े हैं, 10वीं स्तर के पढ़े हैं, सरकार को चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, मतलब उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए, लीगल हो जाए, वो ट्रेनिंग दिया जाए उनके फील्ड में आके। जहां मुस्लिम अक्सरियत है उस जगह पर मैं कहता हूं किया मोटर्स है, एमजी हेक्टर है, ये सब जो कंपनी आ रही हैं, ये जो हुंडई है, मारुति है, महिंद्रा है, टाटा, ये कैंप लगाएं और उनको दक्ष करें उसमें। और उसके बाद उन्हें क्या है, ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट दें, 3 महीने का दें, 6 महीने का दें। इससे क्या होगा कि बल्क में, चाइना से सीखें आप, बल्क में हमारे पास ट्रेंड मैकेनिक मिलेगा और कंपनी भी चाहेगी। मैं आपको बताऊं, कंपनी आज जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो चाहती है कि उसको रिपेयर सर्विस मिले। तो मान लीजिए छोटी सी जगह अंबिकापुर सरगुजा है, बस्तर है, ऐसी जगहों पर अगर 500 मैकेनिक पर ईयर हम अच्छे दक्ष निकालते हैं तो जो छोटी जगह है, सीतापुर है, बतौली है, मैनपाट है, ऐसी जगहों पर भी रोज जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, खुद का गैरेज खोलेंगे, सर्विस सेंटर में जाएंगे। तो उसमें मुसलमानों को शर्म आने की कोई बात नहीं है। हर सेवा सम्मान का अधिकारी होता है। उन्हें हम गर्व के साथ बता सके कि अगर आप मैकेनिक भी हो तो आपको सम्मान मिलेगा। पढ़ना सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं होता है। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें जैसा आपके में भी मैंने देखा कि 1 या 2 कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या शहरों में बहुत ज्यादा है। तो जहां पर भी मुस्लिम आबादी है वहां पर शासकीय भूमि है, उसमें एक हॉल बना दे। आप मैरिज हॉल तो बनाते हो, कोई एजुकेशन हॉल नहीं बनाते जहां बच्चे जाकर के पढ़ सके। इसमें सरकार के बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और कुछ एनजीओ बनाना चाहिए, समाज सेवक आने चाहिए, पढ़े लिखे जो सक्षम लोग हैं। बंद कीजिए नेताओं से उम्मीद, और जब आप पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो आप जागरूक होंगे, तब आप समझेंगे कि वोट की दलाली करने वाला नेता आपका कभी भला नहीं करेगा। इसलिए एक कुछ नया करें, तब जाकर कुछ नया होगा और निश्चित तौर पे हालात सुधरेंगे। चुनाव में 2 बातों पर हम लोगों ने बहुत बल दिया, उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है और वो है सबका साथ, सबका विकास। प्रोग्राम तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन वक्त का तकाजा यह है
कि उन पर अमल दरामद किया जाए। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास का सरकारी नस्बुलैन काबिल सताइश है। इसके लिए अव्वलीन शर्त यह है कि हस्ब ज़रूरत इस्बाती इक़दाम उठाए जाएं ताकि एक मुश्तरका नक्ता आगाज़ और मतलूबा रफ्तार से सब में शाना बशाना चलने की सलाहियत को यकीनी बनाया जा सके। बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई। गुज़श्ता 10 बरसों में मसाइल के अदराक के सिमत में भी पेशरफ्त हुई है। 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने इसे सरकारी तौर पर अंजाम दिया। इस रिपोर्ट ने बाज़ हलकों की तरफ से फैलाई गई मखसूस सियासी गलत बयानियों को खामोश कर दिया और यह साबित कर दिया कि मुतअद्दिद माशी मज़ाहिर के एतबार से मुसलमान सियासी, माशी, समाजी सतह के हाशिए पर हैं और उनकी औसत हालत मुल्क के तारीख़ी तौर पर तस्लीम शुदा पसमानदा तरीन आबादी यानी SC/ST के मुमस्सिल बल्कि उनसे भी अबतर है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण।